हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कवर करने वाले हैं इन अ सिंगल वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी, द फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट एंड द सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले सोशल स्टडीज में आपने दो तरह के करंट्स के बारे में मोस्ट प्रॉब्ली पढ़ा होगा, विच आर द एयर करंट एंड द वाटर करंट, जो कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट के केस में भी यूज होता है। अब करंट जहाँ मर्जी यूज हो, चाहे वो एयर के केस में हो चाहे वाटर के केस में, करंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की मूवमेंट हो रही है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास डायरेक्शन में। जब भी ऐसा होगा तो हम कहेंगे किसी चीज़ का करंट है वहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट में भी ऐसा होगा, किसी ना किसी चीज़ की मूवमेंट होगी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किस चीज़ की मूवमेंट होती है? चार्ज की मूवमेंट होती है। जब भी चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट है। अब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज। अब मान लेते हैं कॉपर की वायर है जिसमें से हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली सेइंग कि कौन से चार्जेस की मूवमेंट हो रही है उसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा उसके अंदर या नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा? द आंसर इज नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। जनरली सेइंग आपको मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स की ही देखने को मिलेगी। क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज देखो, जो प्रोटॉन्स होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दे आर बाउंड विद द न्यूक्लियस। वो बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वहाँ से निकल के मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, और स्पेसिफिकली कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो किसी मेटल के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, दे आर वेरी लूजली बाउंड। उसको न्यूक्लियस ने, एटम ने बहुत लूज तरीके से अपने इर्द गिर्द बांध के रखा होता है। थोड़ी सी भी अगर उसको एनर्जी मिलती है तो वो क्या करता है, वहाँ से निकल के रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को एक टर्म से जाना जाता है, दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब वो फ्री है, अब वो आज़ाद है, वो जिधर मर्जी मूव कर सकता है। दैट इज नॉट बाउंड विद द लेट्स से एटम। लेकिन द थिंग इज दिस कि सिर्फ जो कंडक्टर्स होते हैं उनके पास इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अच्छे खासे अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कोई मटेरियल एक अच्छा कंडक्टर है तो उसका रीज़न यही है कि बिकॉज उसके पास इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो इतना अच्छा कंडक्टर है। बिकॉज जैसे ही आप उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। पहले रैंडमली भाग रहे होते हैं जब तक आपने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया, एक दूसरे से कोलाइड करते फिरेंगे, इधर उधर मूव कर रहे हैं। बट जैसे ही आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बट हाँ, जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, दैट्स वाई दे आर बैड कंडक्टर्स। दैट्स वाई मान लो अगर आप एक इंसुलेटर को इस तरह से कनेक्ट करते हो विद अ बल्ब एंड देन उसको इस तरह से बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं। यहाँ पे हम कहेंगे कि जो सर्किट है वो कंप्लीट ही नहीं है, इस वजह से ये बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रिक सर्किट को हम देखो कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड अ क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। वाई कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड? ऑब्वियसली बात है, अगर रास्ता पूरा कॉन्टिन्यूटी में होगा, पूरा जुड़ा होगा रास्ता, तभी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ना लेट्स सी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम डिफाइन कैसे करते हैं। सो द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो कर रहा है थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। तो कितना चार्ज कितने टाइम में मूव कर रहा है किसी भी एरिया के बीच में से, उसको बोला जाता है द इलेक्ट्रिक करंट। अब इस चीज़ को डायग्रामेटिकली समझते हैं कि मान लो आपके पास इस तरह से एक कंडक्टर है और यूनिफॉर्म से इसकी थिकनेस है। जितनी थिकनेस इसकी इस पॉइंट पे है उतनी ही थिकनेस इसकी मिड से है, उतनी ही थिकनेस यहाँ पर है, ओके। सिंपल सी हमने एक एग्जांपल लिए, एंड उसके सेंटर में भी कहीं पर भी आप देख लो वैसी ही उसकी थिकनेस है। और मान लेते हैं कि जो इसका एरिया है दैट इज कैपिटल ए। अब इस एरिया के थ्रू जैसे इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, मान लो इस डायरेक्शन में, लेट्स सपोज आपने बैटरी को इसके साथ कनेक्ट कर रखा है। इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे हैं मतलब यहाँ नेगेटिव होगा और इस साइड पॉजिटिव होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड के टुवर्ड्स भागे जाएंगे, है ना। तो इस एरिया के थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में मूव कर रहे हैं, अगर आप उन दोनों को फाइंड करके डिवाइड कर दो तो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म में इसको किस तरह से लिखा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट जिसको लिखा जाता है आई के साथ, दैट इज इक्वल्स टू
कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज रिटन बाय सिंबल q, एंड कितने टाइम में, दैट इज रिटन बाय स्मॉल t. सो दिस इज द इक्वेशन. इस फॉर्मूला को यूज करके आप फाइंड कर सकते हो द इलेक्ट्रिक करंट. और अगर आसान भाषा में इसको डिफाइन करना हो इलेक्ट्रिक करंट को, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है समझनी, कि अब हमें पता है कि इस तरह से दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं. बट बहुत पहले तक, इवन जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हो चुकी होगी, इवन सेल्स वगैरह की डिस्कवरी हो चुकी होगी, तब लोगों को इन चार्जेस के बारे में इतना आइडिया नहीं था. एक्चुअली जो डिस्कवरी है इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की, वो तो बहुत साल बाद जाकर हुई है. ठीक है. सो अगर कन्वेंशनली बात करें तो पहले जो इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये माना जाता था कि मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है. तो पहले इस चीज़ को कंसिडर किया जाता था. सो ऐसे माना गया कि जिस डायरेक्शन में जो ये पॉजिटिव चार्ज है फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं उधर ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, मूव कर रहा है. सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है, तो हम ऐसा कह देंगे कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा है. लेकिन अब हमें पता है कि अगर इस कंडक्टर में से कोई चार्जेस मूव कर रहे हैं, देन दे आर इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट. बट जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है वो अब भी वैसे ही है, उसकी डायरेक्शन को अब भी पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंगली ही कंसिडर किया जाता है. मान लो अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो अब भी हम ऐसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सिमिलरली अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, तो अब भी हम ऐसे कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इसी डायरेक्शन में है, बिकॉज वो डेफिनेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो चुकी थी, इसलिए उसको चेंज नहीं किया गया. जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, उसी डायरेक्शन में हम बोलते हैं कि जो कन्वेंशनल करंट है वो मूव कर रहा है. बट हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंगली हम इसको उल्टा बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज अगर टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऐसी है, टुवर्ड्स द लेफ्ट. नेगेटिव के अकॉर्डिंगली उल्टा हो जाएगा. सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी डायरेक्शन कैसी है, इस डायरेक्शन में. तो इसी चीज़ को देखो यहाँ पर लिखा गया, कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक करंट, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, उसको कैसे कंसिडर किया जाता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को लिखा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर इस कंडक्टर में हम बात करें, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव होंगे बिकॉज वो पॉजिटिव के टुवर्ड्स जाना चाहेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इसको अगर हमने ड्रॉ करके बताना हो, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो जैसा हमने पहले भी देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको ऐसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब इनकी ऐसे यूनिट्स क्या होती हैं, जो टाइम है इसको मेजर किया जाएगा इन द सेकेंड्स. जो चार्ज है इसके जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट्स हैं, दे आर कूलम्ब. एंड जो इलेक्ट्रिक करंट रहता है इसके जो ऐसे यूनिट्स होते हैं, दे आर एम्पियर. अब यहाँ पर जो ये कूलम्ब क्वांटिटी है या कूलम्ब यूनिट है, ये एक बहुत बड़ी यूनिट है, ये आपको पता होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर एक कूलम्ब का चार्ज होता है, नहीं. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आप मिलाओगे तब जाकर एक कूलम्ब का चार्ज बनेगा. रफली कितने, इमेजिन करो कितने ज़्यादा हैं ये, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. 6 के साथ टोटल 18 बार जीरो लगाओ, जो नंबर बनेगा इतना बड़ा, उतने इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल एक कूलम्ब का चार्ज रहेगा. सो एक कूलम्ब बहुत ही बड़ा चार्ज होता है. जो छोटे छोटे चार्जेस होते हैं उनको देखो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं. एक यूनिट होती है मिली कूलम्ब. मिली कूलम्ब का मतलब है 10⁻³ कूलम्ब. 10⁻³ कूलम्ब को समझ रहे हो कि एक कूलम्ब का 10⁻³ पार्ट. सिमिलरली अगर इससे भी कम है किसी के ऊपर चार्ज, तो हम उसको माइक्रो कूलम्ब में लिख देते हैं. माइक्रो कूलम्ब का मतलब होता है 10⁻6 कूलम्ब. इसका मतलब है एक कूलम्ब का 10⁻6 पार्ट. इससे भी अगर कम है तो हम नैनो कूलम्ब को भी यूज़ करते हैं. नैनो कूलम्ब को इस तरह से लिखा जाता है, ये होता है 10⁻⁻9 कूलम्ब. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 10⁻⁻9 के ऑर्डर का भी नहीं, 10⁻⁻19 कूलम्ब के ऑर्डर का चार्ज होता है. मतलब दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, इवन स्मॉलर देन दिस नंबर. ओके, सो ये नंबर आपको पता होना चाहिए कि चार्ज ऑन अ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब. अच्छा, अब इस चीज़ को देखते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों हैं एक कूलम्ब में. इस चीज़ को बाय द वे डराइव करना भी क्वेश्चन में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है
उसको जनरली स्मॉल ई से हम रिप्रेजेंट कर देते होते हैं, दैट इज गिवन बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आपको गिवन दे दिया। तो टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों कि जो टोटल चार्ज है वो कितना हो जाए, 1 कूलम का चार्ज हो जाए। तो इसको फाइंड करने के लिए हम देखो क्या लिखेंगे कि जो टोटल चार्ज है मैं उसको लिख सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इज इट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो ये है मुझे पता है, अगर मुझे 2 का पता करना हो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स का पता करना है तो इसी नंबर को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलरली अगर n इलेक्ट्रॉन्स का पता करना है तो इस नंबर को मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा। मेक सेंस। सो Q इज इक्वल्स टू E इंटू एन। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n को हम लिख सकते हैं n विल बी Q अपॉन E। तो बेसिकली इन चीज़ों को मैं डिवाइड करके यहाँ पे फाइंड करने वाला हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके ऊपर टोटल 1 कूलम का चार्ज होगा। ओके, सो लेट्स सी। देखो स्मॉल n इज इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम, देखो यूनिट्स तो कैंसिल आउट हो जाने वाली हैं बिकॉज हमारे पास सिंपल अब एक नंबर मिलेगा, बिकॉज टोटल नंबर ही चाहिए हमें। ओके, अब 1 को अगर मैं 1.6 से डिवाइड करता हूं तो देखो आपके पास रिजल्ट कितना निकल के आता है, 0.625। तो आपके पास स्मॉल n कितना आ जाएगा, 0.625 इंटू 10⁻⁹ ऊपर जब जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाने वाली है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहें, n इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18। सो दिस इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर 1 कूलम का चार्ज होगा। ये भी उन्होंने, आप देख रहे हो रफली अप्रॉक्सीमेट सी आपको वैल्यू दी थी 6 इंटू 10⁻18, बट हमने यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं जिसके ऊपर 1 कूलम का चार्ज होगा। इस पैराग्राफ से एक और चीज जो आपसे पूछी जाती है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर। हाउ कैन यू डिफाइन 1 एम्पेयर? अगेन देखो उसी फॉर्मूला से आएगा, जो फॉर्मूला हमने लिखा था कि जो करंट है उसको हम लिखते हैं टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम, एंड इसके हमने यूनिट्स लिखे थे कि जो एम्पेयर है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज कूलम डिवाइडेड बाय टाइम के यूनिट्स सेकंड, है ना। अब देखो अगर हर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी एरिया के थ्रू, तो ऑब्वियसली 1 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर भी कितना निकल के आएगा, 1 एम्पेयर। तो इसका मतलब क्या है कि हर 1 सेकंड में अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा हो किसी भी एरिया के थ्रू, तो आप कहते हो कि वहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। नाउ यू माइट से कि एक ही क्यों, 5 सेकंड में 5 कूलम अगर पास करेगा तो भी तो 1 एम्पेयर ही आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली। बट ऑब्वियसली अगर 5 सेकंड में 5 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो हर 1 सेकंड में कितना कर रहा होगा, 1 ही कूलम का तो चार्ज फ्लो कर रहा होगा। आप एवरेज निकाल रहे हो यहाँ पे। तो बेसिकली हम यही कह रहे हैं सिंपलेस्ट वे डेफिनेशन देखो कि अगर आपका फ्लो जो है 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है हर 1 सेकंड में, तब आप क्या बोल दोगे कि जो करंट है वो कितना है, इट इज 1 एम्पेयर। ओके, आई होप इट मेक सेंस। देन जैसा मैंने आपको समझाया कि अगर चार्ज बहुत छोटा है, 1 कूलम का नहीं है, तो उसको कूलम में हम मेजर नहीं करते, उसको मिली कूलम में या माइक्रो कूलम में हम मेजर कर सकते हैं। दिस इज माइक्रो कूलम, दिस इज मिली कूलम। सिमिलरली अगर करंट भी 1 एम्पेयर का नहीं है तो उसके लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं, उसको माइक्रो एम्पेयर या फिर मिली एम्पेयर में हम मेजर कर सकते हैं। जहां पर भी m लिखा हुआ किसी क्वांटिटी के साथ इट मींस मिली, और वो होगा 10⁻³ का फैक्टर। सिमिलरली जहां पर भी माइक्रो लिखा होगा इस तरह से, दिस सिंबल, दिस इज कॉल्ड म्यू, जहां भी ये लिखा होगा इट मींस 10⁻⁻6 हो जाएगा। जैसे ये था 10⁻⁻6 कूलम, ये था 10⁻⁻3 कूलम, वैसे ही 10⁻⁻3 एम्पेयर, 10⁻⁻6 एम्पेयर। जनरली जब भी छोटी छोटी वैल्यूज आपकी होंगी करंट की या फिर चार्ज की, तो हम इन क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे रेदर देन डीलिंग विद द होल कूलम और एम्पेयर। ठीक है, अच्छा अब इस सर्किट डायग्राम में देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं। डिटेल में तो बाद में हम देखेंगे जब पूरा जो टेबल है आपके बुक में मेंशन, पहले शॉर्ट में बात कर लेते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस इज द बैटरी, दिस इज द की और स्विच आप बोल सकते हो, सो दैट जब चाहें हम इसको ऑन या ऑफ कर सकें, जब चाहें इस सर्किट में से करंट को पास करा सकें और जब चाहें करंट को हम बंद कर दें। ठीक है, एंड दिस इज द एमीटर, बहुत ज़रूरी ये इंस्ट्रूमेंट है। ये हमें बताता है कि इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है।
ठीक है, उसके लिए हम इस एमीटर को यूज़ करते हैं। लेट्स ट्राई दिस न्यूमेरिकल। एक करंट है जो है 0.5 एम्पेयर्स का। पहले जो भी क्वांटिटीज गिवन है हम उनको लिखेंगे 0.5 एम्पेयर, दैट इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। उस बल्ब के फिलामेंट से पास हो रहा है। कितने टाइम के लिए? टाइम आपको दे रखा है 10 मिनट्स का। जब भी मिनट्स में टाइम दिया होगा आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए दैट टाइम के ऐसा यूनिट्स होते हैं सेकंड्स, नॉट द मिनट्स। तो इसको हम पहले ही क्या कर लेते हैं, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट्स में यूज़ करके आंसर निकाल दोगे वो गलत हो जाने वाला है, ठीक है। सो 10 इंटू 60, हर एक मिनट में बिकॉज 60 सेकंड्स होते हैं, सो 10 मिनट्स में कितने होंगे? 600 सेकंड्स। तो ये टोटल टाइम है। फाइंड हमें क्या करने को बोला गया है? यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो क्यू की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। सो यूजिंग द फॉर्मूला, जो करंट है दैट इज कितना चार्ज कितने टाइम में से फ्लो कर रहा है, हम यहीं से Q की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? I इंटू टी। सो दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। सो कैपिटल Q इज इक्वल्स टू करंट कितना है 0.5 एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल t टाइम विच इज 600। सो आपकी देखो कितनी वैल्यू आएगी। 0.5 को आप ऐसे कर लो सिंप्लिसिटी के लिए, 5/10 इंटू 600। 0 से ये 0 कैंसिल आउट एंड 5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी 300। चार्ज है, चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं? ऐसे यूनिट्स कूलम्ब। सो आंसर आपका आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू 300 कूलम्ब। दिस इज द आंसर। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही ज़रूरी है इस टॉपिक को समझना, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्टार्ट ही इस पैराग्राफ की इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ होती है, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, कि चार्जेस मूव ही क्यों होते हैं। अगर इसको आप एक एनालॉजी लेते हो पानी के फ्लो की, बिकॉज पानी का जो फ्लो है वो हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो उसको समझना हमारे लिए काफ़ी आसान है। ओके, मान लो एक इस तरह से ज़मीन के ऊपर एक पाइप रखी गई है और इस पाइप के अंदर या इस ट्यूब के अंदर बहुत सारा क्या है, पानी इस तरह से पड़ा हुआ है। लेकिन क्या ये पानी मूव करेगा? क्या लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ? द आंसर इज नो। अगर बिल्कुल इसी तरह से सिंपल सी पाइप है, पानी उसके अंदर पड़ा हुआ है ज़मीन पे, वो हॉरिजॉन्टली फ्लैट लेटी हुई है, तो पानी का मूवमेंट आपको, पानी का बहाव नज़र नहीं आएगा। पानी उसी तरह से जस्ट रेस्ट पे रहेगा। बट सेम मान लो हम क्या करते हैं, इस पाइप के एक एंड के नीचे थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी ईंटें रख देते हैं, सो दैट जो ये पाइप है वो एक एंड से क्या हो जाए, थोड़ी सी इस तरह से ऊंची हो जाए। अब अगर इसके अंदर पानी रहेगा तो ऑब्वियसली आप कहोगे हाँ वो नीचे की तरफ आएगा, उसकी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी इस तरह से। ऐसे केस में आपने क्या किया, बेसिकली आपने उस पाइप के दोनों एंड्स के ऊपर जो पोटेंशियल है उसको चेंज कर दिया। एक टर्म मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो यहाँ पर भी यूज होती है, पोटेंशियल। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बट इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। ऑल्दो दोनों पोटेंशियल अलग अलग हैं, बट फिर भी समझने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। दैट मीन्स जब तक दो एंड्स बिल्कुल सेम पोटेंशियल पे होते हैं, किसी ट्यूब के थ्रू पानी मूव नहीं कर सकता। एक सिंपल सी एग्जांपल की अगर हम इस तरह से बात करें, लेकिन अगर उसके एक एंड को हम उठा के हाइट पर कर दें तो क्या होता है, जो हाइट वाला एंड है वहाँ पर जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो जाता है। सो हम बोलेंगे दिस एंड इज एट हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एंड जो लोअर एंड है उसको बोलेंगे दिस इज एट लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एंड पानी का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ऐसा ही चार्जेस के केस में होता है, जस्ट द डिफरेंस इज दिस कि अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अब इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का देखो क्या मतलब है। बैटरी के दो एंड्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इस तरह से आपने एक बल्ब को कनेक्ट कर रखा है उसके साथ। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है तो हम क्या कहेंगे कि बैटरी के जो दोनों एंड्स हैं वो अलग अलग पोटेंशियल के ऊपर हैं। जो पॉजिटिव वाला होता है उसको बोला जाता है दिस एंड इज एट द हायर पोटेंशियल, एंड जो नेगेटिव वाला एंड होता है, नेगेटिव टर्मिनल, उसको बोला जाता है दैट दिस एंड इज एट लोअर पोटेंशियल। एंड जैसा हमने पानी के केस में देखा, हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ वो मूव करता है, वैसे ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो भी फ्रॉम हायर पोटेंशियल
टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा। मतलब जो करंट होता है वो पॉजिटिव ऑफ द बैटरी से नेगेटिव ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करता है, जो कि हमने शुरू में भी देखा था। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, बट करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट होती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम बैटरी को कनेक्ट नहीं करेंगे देन दोनों एंड्स सेम ही पोटेंशियल पर होंगे, राइट। वायर के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो एक जैसा ही होगा, और वैसे केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव नहीं करेंगे, और जो ये बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। सो बैटरी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी सर्किट में क्या कर सकती है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर सकती है। यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट्स उठा लो, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर आपने लिख लिया पॉइंट ए, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लिया पॉइंट बी। अब ए और बी पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस बैटरी ने क्रिएट किया है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पॉइंट बी। अब यहाँ पर जो काफ़ी ज़रूरी पार्ट है वो ये वाला है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट इन द गिवन सर्किट, जो सेल है उसे काफ़ी केमिकल एनर्जी को यूज़ करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। जो ये बैटरी है ये क्या कर रही है, अपने अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर है उसको खर्च करके इस बल्ब को ग्लो कर पा रही है ना। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। और यहाँ पे ये बैटरी यही कर रही है, अपनी केमिकल एनर्जी को खर्च करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब देखो, अगर इस सेल की जो केमिकल एनर्जी है वो एक्सपेंड हो रही है, खर्च हो रही है, इसका मतलब धीरे 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 वो खत्म होती जा रही है या कन्वर्ट होती जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। इट मीन्स एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसके पास जो केमिकल एनर्जी है वो बहुत कम हो चुकी होगी। क्या वैसे केस में भी ये बल्ब अच्छे से ग्लो कर पाएगा? द आंसर इज नो, राइट, बिकॉज आफ्टर सम टाइम एक ऐसा टाइम आएगा जब जो ये सेल है ये उतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ही नहीं कर पाएगा, क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। तब हम आम भाषा में कहते हैं कि ये सेल अब डाउन हो चुका है, इसमें अब उतनी एनर्जी नहीं बची है, अब सेल को रिप्लेस करने का टाइम है। तो इसका मतलब यही होता है कि अब उसकी केमिकल एनर्जी जो है वो एक्सपेंड कर चुका है, अब वो इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है। अब ए और जो बी पॉइंट्स हैं वो लगभग सेम ही पोटेंशियल के ऊपर हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। इस वजह से जो ये बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। वैसे केस में आपको ऑब्वियसली इसको फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, सो मैथमेटिकली इसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। सो इसको पहले ऐसे यूनिट्स की फॉर्म में देख लें, फिर इसकी एग्जांपल लेके अच्छे से इसको और समझते हैं। देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेज़र किया जाता है वोल्ट्स में। जो वर्क डन है इसके ऐसे यूनिट्स जो होते हैं दे आर जूल, एंड जो टोटल चार्ज है उसके तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, इसके यूनिट्स होते हैं कूलम्ब। इसका मतलब वोल्ट जो है वो जूल अपॉन कूलम्ब होता है। या फिर अगेन आपको ऐसा पूछा जा सकता है ना, डिफाइन वन वोल्ट, तो वन वोल्ट को आप क्या बोलोगे कि जब जो एक कूलम्ब का चार्ज है उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में हमें एक जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है। सो एक कूलम्ब चार्ज के लिए एक जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है। वैसे केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? एक वोल्ट का, उन दो पॉइंट्स के बीच में। सिमिलरली ऑब्वियसली अगर दो कूलम्ब चार्ज के लिए हमें दो जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है, बात तो तब भी वही है, एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसी चीज़ को अगर हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो मान लो अगर आपके पास इस तरह से 9 वोल्ट्स की बैटरी है, बल्ब आपने कनेक्ट कर रखा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। अब 9 वोल्ट का मतलब क्या है? 9 जूल पर कूलम्ब, राइट। 9 वोल्ट्स ना कहकर मैं इसको ऐसे भी सोच सकता हूँ 9 जूल पर कूलम्ब। इसका मतलब हर एक कूलम्ब चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से बी तक मूव करने के लिए इसको टोटल कितना वर्क डन करना पड़ता है? 9 जूल का वर्क डन करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन्स को ये ए से बी की तरफ भेजेगी ना, तो टोटल जब एक कूलम्ब वर्थ के इलेक्ट्रॉन्स मूव ये कर चुकी होगी, जो हमने देखा था बहुत सारे होते हैं, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर चुके होंगे ए से बी तक जिनके ऊपर एक कूलम्ब चार्ज है,
तब तक इसने टोटल कितना काम कर लिया होगा, 9 जूल्स का वर्क डन कर लिया होगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस 9 वोल्ट्स. ओके. सिमिलरली अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी होगी तो ये हर एक कूलम चार्ज को इन दोनों पॉइंट्स तक मूव करने में टोटल कितना वर्क डन करेगी, 12 जूल वर्क डन करेगी. जल्दी से इस न्यूमेरिकल को देखते हैं, ट्राई करते हैं. हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम. सो पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, चार्ज है 2 कूलम का एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 2 पॉइंट्स के बीच में कितना, 12 वोल्ट का. एंड हमें फाइंड करने को क्या बोला गया, टोटल वर्क डन कितना होगा अगर हमें इस 2 कूलम का चार्ज उन 2 पॉइंट्स के बीच में मूव करना है जिनमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 12 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है. सो यूजिंग द फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू. तो इस तरह से वर्क डन हमें पता लग जाएगा. जो कैपिटल V है दैट इज 12 एंड जो चार्ज है वो कितना है, 2 कूलम का. सो दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्क डन कितना आ जाएगा, टोटल 24 जूल का वर्क डन. सो दिस इज योर आंसर. दीज आर सम सिंबल्स ऑफ सम कंपोनेंट्स जो अलग अलग सर्किट्स में यूज होंगे. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक सेल. सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा और इस तरह से अगर नोटेशन बनाइए दैट इज अ सेल. एक सेल है तो इस तरह से है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वी कॉल दैट बैटरी. उसमें कैसे रहता है, पॉजिटिव देन नेगेटिव, फिर इस तरह से लाइन लगाकर फिर पॉजिटिव ऑफ द बैटरी फिर नेगेटिव ऑफ द बैटरी, फिर उसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव. अब इस डायग्राम में फॉर एग्जाम्पल देर आर टोटल ऑफ 3 नंबर ऑफ सेल्स, सो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक बैटरी बोल सकते हैं. देन थर्ड वन इज दिस इज अ की ओपन हो सकती है या क्लोज हो सकती है. अगर बीच में इस तरह से डॉट नहीं डाल रखा, सिंपली इस तरह से नोटेशन डाली है, तो इसका मतलब है कि ओपन है, मतलब जो स्विच है वो किस तरह से है, ऑफ पोजीशन पे है. अगर आप इसको इस तरह से बना देते हो तो इसका मतलब है अब सर्किट कंप्लीट हो चुका है. अब जो ये की है ये किस तरह से है, ये क्लोज हो चुकी है, सर्किट ये पूरा हो चुका है, कंप्लीट है. ओके. फिफ्थ इज अ वायर जॉइंट. 2 वायर्स अगर किसी पॉइंट पे जुड़ रही हैं तो उसको इस तरह से बनाया जाता है. सिक्स वन वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग. लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ज्वाइन नहीं हो रही है, एक वायर ऐसे है और दूसरी वायर इसके ऊपर से जा रही है, तो उसको इस तरह से बनाया जाएगा. ओके. सेवंथ इज इलेक्ट्रिकल बल्ब. इसको सिंपली इस तरह से बनाया जाता है. द एट्थ वन इज अ रेजिस्टर. किसी भी सर्किट में अगर हम करंट की जो वैल्यू है ओवरऑल वैल्यू से कम करना चाहते हैं तो हम एक रेजिस्टर को यूज़ करते हैं, जो एक्चुअल में कुछ इस तरह के नजर आते हैं, बट डायग्रामेटिकली उनको हम ऐसे शो करते हैं. ओके. बट इनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जो इनकी रेजिस्टेंस होती है उसको ओहम में हम मेजर करते हैं, जिसका ये सिंबल होता है ओहम. फॉर एग्जाम्पल इनकी रेजिस्टेंस 5 ओहम्स, 10 ओहम्स, 2 ओहम्स इस तरह से हो सकती है, बट कोई ना कोई फिक्स वैल्यू रहेगी. लेकिन क्या कुछ ऐसा है जिससे हम पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उसको जैसे चाहें कम या ज़्यादा कर सकें? द आंसर इज़ येस. वैसे केस के लिए हमें रियोस्टेट को यूज़ करना पड़ता है, जो कुछ इस तरह का नज़र आता है, और डायग्रामेटिकली इसे ऐसे या इस तरह से हम बनाते हैं. ओके. देन 10th वन इज एमीटर, जिसको हमने पहले भी देखा. जब भी इस तरह से लिखा होगा तो ये एक एमीटर है जो क्या करता है, करंट को मेजर करता है. सिमिलरली क्या कुछ ऐसा है हमारे पास जो वोल्टेज को या कह लो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता हो? द आंसर इज यस. उसको बोला जाता है वोल्ट मीटर. उसको इस तरह से डायग्रामेटिकली शो किया जाता है. ओके. डिटेल में इसको आगे देखेंगे कि इनको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है. जो एमीटर है इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं एंड जो वोल्ट मीटर है इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है विद एनी कंपोनेंट. द नेक्स्ट टॉपिक इज ओहम्स लॉ. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये. ओहम्स लॉ हमें क्या बताता है कि मान लो आपके पास एक इस तरह से एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल आर. अब मान लेते हैं कि इसमें से टोटल जो करंट पास हो रहा है दैट इज आई, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस, मान लो दिस पॉइंट इज, लेट मी चेंज द कलर, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है लेट्स से वी, जो हमें बता रहा है एक वोल्ट मीटर. ओके. तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है और जो ये करंट है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द ओहम्स लॉ. ओके. दैट मीन्स जितना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही ज़्यादा करंट पास करेगा इस पर्टिकुलर रेजिस्टर में से, या आप बोल सकते हो कि जितना ज़्यादा करंट पास होगा इसमें से उतना ही ज़्यादा इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा.
दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म। ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। एक को बढ़ाने से दूसरी चीज भी बढ़ने वाली है। फर्दर यहाँ पर है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। अगर हमें एक इक्वेशन चाहिए, मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन चाहिए, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोई कांस्टेंट, जो कि यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल आर, विच इज द रेजिस्टेंस। एंड दिस इज द ओहम्स लॉ, दिस इज द इक्वेशन फॉर द ओहम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस। इसके यूनिट्स लिख लेते हैं। जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मेजर किया जाता है वोल्ट्स में। I करंट है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसको मेजर किया जाएगा एम्पेयर्स में। और जो R है रेजिस्टेंस है, इसको मेजर किया जाता है ओहम में, जिसका सिंबल इस तरह से होता है। ओके, सो दिस इज द ओहम्स लॉ। अच्छा, अब इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? अगर हमें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना हो, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको देखते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको हम यूज करने वाले हैं टू स्टडी द ओहम्स लॉ। फर्स्टली हमारे पास एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस लिखी है R, और इसके दो पॉइंट्स जिनको हमने X एंड Y नाम दे दिया, उनके साथ आप देख रहे हो पैरेलल में हमने कनेक्ट किया एक वोल्ट मीटर, सो दैट हमें ये पता लग सके कि इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों एंड्स में। ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए जो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाएगा वो उस रजिस्टर के साथ इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। कभी भी इस तरह से कनेक्ट नहीं किया जाता कि यहाँ पे आपका एक रजिस्टर है और इसके साथ आपने ऐसे वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों? बिकॉज रिमेंबर कि जो वोल्ट मीटर है, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, इट इज एक्चुअली इनफाइनाइट। जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए भी अगर हम बात करेंगे तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा रहेगी। इट विल बी अ लार्ज नंबर। ओके, बहुत बड़ा ये नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से इसको बोल सकते हो 10⁻⁶ ओम्स। ओके, इट इज़ अ ह्यूज नंबर। तो अगर आप वोल्ट मीटर को किसी रजिस्टर के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दोगे सीरीज में, और फिर ऑब्वियसली आप बैटरी वगैरह कनेक्ट करते हो, राइट, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, तो बिल्कुल भी करंट पास नहीं होगा इस सर्किट में। वाई? बिकॉज इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। सो उसकी वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस ये पूरे सर्किट की क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो कोई बेनिफिट ही नहीं होने वाला है। वोल्ट मीटर को कभी भी इसलिए इस तरह से कनेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, करंट पास ही नहीं होगा सर्किट में। सो इसलिए इसको हमने इस तरह से कनेक्ट किया, रेजिस्टर्स लगाकर, उसके दोनों एंड्स पर इस तरह से वायर्स लगाकर कुछ ऐसे कनेक्ट किया जाएगा वोल्ट मीटर। देन यहाँ पर एमीटर हमने कनेक्ट करा है, इस तरह से रेजिस्टर था। एमीटर हमेशा इस तरह से सीरीज में कनेक्ट होता है। एमीटर को कभी भी इस तरह से पैरेलल में कनेक्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज जो एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है। जो आइडियल एमीटर होता है उसकी जो हम इस तरह से कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 0 है। बट चलो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए भी मान लेते हैं जो एमीटर्स हम यूज़ कर रहे होंगे 0 ना सही, बट स्टिल बहुत ही छोटा नंबर होगा, उसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। अब अगर हम एमीटर को इस तरह से लगा देंगे फिर क्या होने वाला है, फिर सारा करंट इसमें से पास ना करके इधर से पास हो जाएगा। फिर क्या फ़ायदा इस रजिस्टर को यहाँ पर लगाने का? ठीक है, हम तो चाहते हैं ना कि करंट जो है वो यहाँ से पास करे इस रजिस्टर के थ्रू। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर एमीटर को ऐसे ना सही हम इस तरह से लगाएंगे। ओके, सो ये तो हो गया कि किस तरह से कनेक्ट किया जाता है एमीटर और वोल्ट मीटर को। देन तो बाकी तो सिंपल पार्ट है। यहाँ पर हमने एक की को कनेक्ट कर रखा है सो दैट स्विच को हम ऑन या ऑफ कर सकें, जब चाहे करंट पास कर दें और जब चाहे करंट को रोक सकते हैं। देन यहाँ पर काफ़ी सारे सेल्स हैं, सभी सेल्स को एक ही बार में पहले नहीं लगा देने वाले हैं। देखो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड इन द सर्किट। पहले एक सेल के साथ करेंगे, फिर 2 सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। इस तरह से 4 अलग अलग बार हम परफॉर्म करने वाले हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो आपने सिर्फ एक सेल को यहाँ पे कनेक्ट किया और आपने नोट करा कितना यहाँ पे करंट पास हो रहा है और कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है इस रजिस्टर के क्रॉस, और आपने वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख लिया। मैं अपनी तरफ से यहाँ पे समझाने के लिए नंबर्स लिख देता हूँ। मान लो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 0.2 एम्पेयर है, और लेट्स सपोज यहाँ पर आपने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 0.6 वोल्ट्स। राइट, अपने मर्जी से मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। देन आपने मान लो अगर 2 सेल्स को कनेक्ट किया, फिर आपने नोट किया कि अब कितना करंट है और अब कितना पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे नोट करते हो कि जो ये वैल्यू है, मान लो ये हो चुकी है 0.4, ये हो चुकी है 1.2।
उसके बाद आपने 3 सेल्स को आपस में कनेक्ट किया, फिर नोट करी इन दोनों की वैल्यूज़ एंड आपने नोट किया यहाँ पर आ रहा है 0.6 एंड यहाँ पे आ रहा है 1.8 वोल्ट्स। एंड लास्ट बार आपने चारों सेल्स को एक साथ कनेक्ट किया, देन वैल्यूज़ को नोट किया एंड आपने देखा 0.8 है यहाँ पर एंड यहाँ पे हो चुका है 2.4 वोल्ट्स। कुछ इस तरह की वैल्यूज़ लेट्स से आपके पास देखने को मिलती हैं। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज़ को करोगे डिवाइड, v को i के साथ डिवाइड करोगे, v विल बी इन द न्यूमरेटर, i विल बी इन द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल पहली जो वैल्यू है 0.6, इसको आप डिवाइड करोगे 0.2 के साथ, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट को इस तरह से आप कट कर दो, 6/2 ही है ये बेसिकली, तो कितना निकल जाएगा आंसर 3। तो इस तरह से डिविजन करके वैल्यू आपकी आ रही है 3। ऐसा नहीं कि हमेशा 3 हो जाएगी, बेसिकली डिपेंड करेगी इस रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल मैंने क्योंकि अपने अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ ली हैं तो यहाँ पे आ रहा है 3। फिर आपने अगली वैल्यूज़ को देखा 0.4 एंड 1.2। सो 1.2 को 0.4 से डिवाइड करा, मतलब 12 को 4 से ही डिवाइड करा एक तरह से, फिर आपका वैल्यू कितनी आएगी 3। अगली वैल्यूज़ देख लो, 1.8 को 0.6 से डिवाइड करना है, सो 18 को 6 से डिवाइड कर दो, आंसर विल बी 3। एंड लास्ट केस में भी इसी तरह से आपका 3 रिजल्ट आ रहा है। मतलब जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, बट द थिंग इज दिस कि एक दूसरे के लगभग काफ़ी वो क्लोज आने वाली हैं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली इसको करके देखते हो लैब में, ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्टली एक्यूरेट आंसर आ जाए, एरर हमेशा देखने को मिलती है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट कुछ इस तरह से डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मान लो अगर यहाँ पे 3 है तो हो सकता है यहाँ पे 3.1 हो, यहाँ पे 2.9 हो, यहाँ पे 3.2 हो, ठीक है। थोड़ी बहुत इस तरह से एरर हो सकती है वहाँ पे, बट फिर भी हाँ लगभग आप देखोगे एक दूसरे के वो काफ़ी क्लोज वैल्यू रहेंगी। जैसे आप क्या कह सकते हो कि जो v और i है, इसकी जो रेशियो है वो क्या है, लगभग कांस्टेंट है, ठीक है। और इसी रेशियो को हम बोल रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस, विच इज़ कैपिटल R, बिकॉज जो ये रेशियो आएगी वो इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 3 ओहम का ये रजिस्टर लगाया है तो इनकी रेशियो जो होगी वी और आई की, वो आप देखोगे 3 के आसपास आएगी। सिमिलरली मान लो अगर ये 5 ओहम का रजिस्टर हुआ तो ये रेशियो जो निकल के आ रही है ये 5 के आसपास निकल के आएगी, ठीक है। सो इन दोनों की रेशियो ही आपको बताती है कि सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है। सो v अपॉन आई को हम r लिख देते हैं और यहीं से आपका रिजल्ट बनता है v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। दिस इज द ओहम्स लॉ, ओके। एंड अगर इसको डायग्रामेटिकली आप लेट्स से ग्राफिकली प्लॉट करते हो तो आप क्या देखोगे कि जो वैल्यूज़ हैं करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस की, जो ये टेबल में आपके पास अलग अलग वैल्यूज़ आई हैं, ओके, इन सभी वैल्यूज़ को प्लॉट करके करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का आप ग्राफ बनाते हो तो इस तरह से वो सभी जो पॉइंट्स आपके आएंगे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे, बिल्कुल इस तरह का एक ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। अगेन प्रैक्टिकली अगर आप करके देखोगे हो सकता है कुछ पॉइंट्स इस तरह से इस लाइन से थोड़ा बहुत आगे पीछे रहें, उसको धक्के से ऐसा नहीं है आपने बिल्कुल एक सीधी लाइन में जोड़ देना है, थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, राइट। एक्चुअल में ऐसा भी आपका रिजल्ट आ सकता है, तो उसको इसी तरह से रख के लगभग जितने भी पॉइंट्स एक सिंगल लाइन में ज्वाइन हो रहे हैं उसको इस तरह से आपने ज्वाइन कर देना है। द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स जिन पर किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। देखो यहाँ पर इस सेटअप में आपके पास क्या है, 4 अलग अलग तरह की वायर्स हैं। एक छोटी सी कोई वायर है, किसी भी कंडक्टर की हो सकती है, सिंपल एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कॉपर की है। फिर उसी के जैसी एक और वायर, जस्ट उसकी लेंथ डबल है, वो आपने कनेक्ट कर रखी है। थर्ड जो वायर है वो भी मटेरियल उसी है, कॉपर का ही है फॉर एग्जांपल, बट उसकी जो मोटाई है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। और जो चौथी वायर है यहाँ पे, फोर्थ वायर, वो बिल्कुल किसी अलग ही मटेरियल की है, फॉर एग्जांपल नाइक्रोम की वायर हो सकती है, ठीक है। तो अब हम ये चेक करने वाले हैं कि किस वायर के केस में किस तरह की उसकी रेजिस्टेंस होगी, किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी। वो हमें कैसे पता लगेगा, करंट से। जिसमें से कम करंट पास होगा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रुकावट, राइट। तो अगर करंट कम पास हो रहा है मतलब वो रुकावट ज़्यादा दे रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। सिमिलरली अगर किसी वायर में से करंट बहुत ज़्यादा पास हो रहा है, इसका मतलब वो उसको अच्छे से अलाउ कर रहा है, उसको रेजिस्ट नहीं कर रहा, रोक नहीं रहा, तो उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं किस केस में किस वायर की रेजिस्टेंस कम है किसकी ज़्यादा है। पहली जो वायर है आपने देखा, मान लो कनेक्ट करके उसको यहाँ से बैटरी के साथ एमीटर लगा दिया, यहाँ पर की को प्लग कर दिया और आपने वैल्यू को नोट किया कितना करंट उसमें से पास हो रहा है। मान लेते हैं आपने देखा नोट किया 2 एम्पेयर का करंट, साथ ही आपने फिर क्या कर देना है, की को अनप्लग कर देना है, बिकॉज अदरवाइज ये वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने वाली है, बिकॉज और कुछ भी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है।
फिर आपने क्या किया, उसी तरह की बिल्कुल सेम ही मटेरियल की वायर, उतनी ही थिकनेस की वायर, जस्ट डबल लेंथ की वायर के साथ ये पूरा सर्किट कनेक्ट किया। ओके, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया और सेकंड पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया आपने। फिर आपने देखा कि अब इस वायर में से, सेकंड वायर में से कितना करंट पास हो रहा है। एंड आप क्या नोट करोगे, इससे ज़्यादा हुआ या कम होगा। आपने लेंथ को डबल कर दिया तो करंट कम हो जाएगा, आधा रह जाता है। ठीक है, सो इस वायर में से इट मीन्स करंट क्या होगा, कम पास करेगा। फिर आपने तीसरी वायर ली, जो फर्स्ट वायर थी उसी के जितनी उतनी ही लेंथ की ये वायर है, जस्ट डिफरेंस है उसकी थिकनेस का। पहली वायर थोड़ी पतली थी, जो तीसरी वायर है थोड़ी थिकनेस में मोटी है। इस बार अगर आप देखते हो कि कितना करंट उसमें से पास होता है, तो इससे कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, द आंसर इज ज़्यादा रहता है। इस मोटी वायर में से ज़्यादा करंट पास कर सकता है। तो आप देखोगे कुछ इस तरह का, मान लो आपका रिजल्ट आ रहा है 3.5 एम्पेयर्स का, मतलब इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा है। वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा उसकी थिकनेस के ऊपर कि कितनी ज़्यादा थिक है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उतना ज़्यादा आएगा। जितनी ज़्यादा थिक वायर होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे करंट होगा। बहुत मोटी वायर है तो इससे भी ज़्यादा नंबर इस तरह से हो सकता है। फिर आपने क्या चेक किया कि किसी और मटेरियल की वायर को देखते हैं। आपने ट्राई किया नाइक्रोम के साथ। ओके, अब जो नाइक्रोम है ये एक ऐसा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है, इसका नेचर ही ऐसा है। इस केस में आपने अगर चेक करोगे ना यहाँ पे कितना करंट पास हो रहा है, तो आप देखोगे बहुत ही कम करंट पास होगा, मान लो 0.05 एम्पेयर। इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपको कुछ चीज़ों का आइडिया लगता है कि पहली बात, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, कि अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और करंट कम हो जाएगा। सेकेंडली, जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। फॉर एग्जांपल ये वायर है, ये उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, इस चीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया जितना ज्यादा होगा, मतलब मोटी वायर होगी, तो रेजिस्टेंस उसकी क्या होगी, कम होगी। ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे से उल्टा रिलेशन रखने वाले हैं। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर दोगे तो आपके पास क्या बनेगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास है प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल। अगर इसको हटाकर हमें इक्वलिटी चाहिए तो साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोई ना कोई कांस्टेंट, और यहाँ पे वो कांस्टेंट होता है रो, जिसका मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, किसी मटेरियल की लेंथ को बढ़ाओगे या कम करोगे, एरिया को बढ़ाओगे या कम करोगे, तो डिफरेंस या चेंज किस पे आएगा, आर पे आएगा। उसका जो रो है, जो रेजिस्टिविटी है, उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन भी इस तरह से कई बार ट्रिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक वायर है, उसको आपने लेंथ में डबल कर दिया, एरिया में हाफ कर दिया, बताओ उसकी रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होगी। द आंसर इज इट विल नॉट चेंज एट ऑल, बिकॉज वो सिर्फ एंड सिर्फ उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। R is the resistance, rho is the resistivity, L is the length of the wire, and A is the cross-sectional area of the wire. The next topic is resistance of system of resistors. इसमें हम ये देखेंगे कि अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ हम सीरीज़ में लगा दें तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी आती है, अगर पैरेलल में लगाते हैं तो कैसे आती है। पहला केस है सीरीज़ का। सीरीज़ में क्या होता है, ये पहला रजिस्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तीनों को इसी तरह से एंड टू एंड हम कनेक्ट कर देते हैं, और साथ में जिस भी बैटरी वगैरह के साथ हमने कनेक्ट करना है हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह के सर्किट को बोला जाता है सीरीज़ का सर्किट है। पैरेलल में बस ऐसे रहेगा, पहला रजिस्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो तीनों के इन एंड्स को कंबाइन किया और इन एंड्स को कंबाइन किया। अब इनको इस तरह से कनेक्ट किया जाता है किसी भी बैटरी के साथ। अब हम बोलते हैं तीनों रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पहले सीरीज़ की हम डेरिवेशन को देखते हैं। दिस इज द डायग्राम। सर्किट आपका कुछ ऐसा है, आपके पास तीन अलग अलग यहाँ पे रजिस्टर्स हैं, तीनों की रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखी है, देखो R1, R2, R3। ठीक है, देन यहाँ पे है बैटरी, एक की, एक एमीटर, सो दैट हमें करंट पता रहे पूरे सर्किट में कितना है, एंड देन अलग अलग वोल्ट मीटर्स हैं यहाँ पे। अच्छा देखो, यहाँ पे जो बहुत चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, दैट इज दिस, कि जब भी सीरीज सर्किट होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सीरीज जो सर्किट होता है उसमें करंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी हर एक पॉइंट पे।
कहने का मतलब जितना करंट यहाँ से पास हो रहा है उतना ही करंट इस रजिस्टर के थ्रू पास होगा, उतना ही यहाँ से पास होगा, उतना ही इसमें से पास होगा, सेम करंट यहाँ होगा, यहाँ भी उतना होगा, यहाँ भी उतना होगा, हर एक पॉइंट पे करंट सेम रहेगा। सीरीज सर्किट में हमेशा ऐसा ही होता है बिकॉज करंट के पास और कोई रास्ता ही नहीं है जाने का। इसलिए करंट जो पास होगा वो यहाँ से होगा, फिर यहाँ से पास हो रहा है, फिर यहाँ से पास हो रहा है, फिर यहाँ से पास हो रहा है। करंट तब चेंज करता है जब उसके पास किसी पॉइंट पे जाने के बाद दो रास्ते हो जाएं इस तरह से, तो स्प्लिट हो जाता है। मान लो इस तरह से दो अलग अलग आपके पास रजिस्टर्स हैं, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ से 10 एम्पेयर का करंट पास हो रहा था तो ऐसा हो सकता है कि उसमें से 4 एम्पेयर यहाँ से पास हो जाए, 6 एम्पेयर यहाँ से हो जाए, वो स्प्लिट कर जाता है। लेकिन जब रास्ता ही एक है तो करंट स्प्लिट नहीं होगा, उतना ही करंट हर एक पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। सो इसलिए हमने एक सिंगल इस तरह से यहाँ पे जस्ट मीटर लगा दिया बिकॉज हमें पता है सेम ही करंट यहाँ से पास होगा। अगर मुझे ये पता है कि ये करंट कितना है तो मुझे ये भी पता है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, राइट। बट हाँ, हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या हर एक रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या हुआ, अलग अलग हो सकता है। उसके बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो सेम होगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, देखो मान लो यहाँ पे जो हमने बैटरी लगाई है लेट्स से वो 9 वोल्ट्स की है। 9 वोल्ट्स का मतलब है ओवरऑल पूरे सर्किट में 9 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर सकती है, टोटल 9 वोल्ट्स का। बट बिकॉज यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं तो ऐसा नहीं है कि 9 वोल्ट्स पूरा ही यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिलेगा, यहाँ पे 0 और 0 रहेगा, ऐसा तो होने नहीं वाला। तो कुछ ऐसा रहेगा कि मान लो जो 9 वोल्ट्स है उसमें से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो जा रहा है, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो जा रहा है, देन 4 and 2 is 6 एंड जो बाकी बचा 3 वोल्ट्स वो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो जा रहा है। कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। और ये डिपेंड किस पे करेगा कि कहाँ पे कितने वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जो रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा, और जो रेजिस्टेंस जितनी कम उसकी वैल्यू होगी उतना ही कम पोटेंशियल ड्रॉप वहाँ पर देखने को मिलेगा। बट हाँ, जितना 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 यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसका सम इस चीज़ के इक्वल होगा जो टोटल यहाँ पे इस सेल की जो ईएमएफ होने वाली है, मतलब वो कितने वोल्ट्स का सेल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 वोल्ट्स है तो ओवरऑल जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तीनों में उनका सम 9 वोल्ट्स के इक्वल होगा, ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं। सो देखो हम इसकी डेरिवेशन कैसे करने वाले हैं। सो ये हमें पता है कि टोटल जो V है उसको मैं लिख सकता हूँ V1 प्लस V2 प्लस V3। जैसे मैंने समझाया, अगर ये 9 वोल्ट है देन ये इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और जो करंट है वो सेम है सभी केसेस में। अब यूजिंग द ओहम्स लॉ मैं लिख सकता हूँ, देखो V इक्वल्स I इंटू आर होता है ना, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा I इंटू आर। I जो है ओवरऑल करंट है पूरे सर्किट का, और जो R है वो ओवरऑल रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट की, ठीक है, इज इक्वल्स टू। सिमिलरली क्या मैं V1 को भी I इंटू आर की फॉर्म में किसी तरह से लिख सकता हूँ। देखो करंट तो उतना ही है बट उसकी रेजिस्टेंस R1 है यहाँ पे, प्लस इसी तरह से V2 को हम कैसे लिखेंगे, इसमें से भी करंट कितना पास हो रहा है I इंटू R2। करंट को I1 I2 नहीं करना यहाँ पे, अगर ऐसा कर दिया तो इसका मतलब है इसमें से और करंट पास हो रहा है, इसमें से कुछ और है जो कि गलत हो जाएगा। प्लस इसी तरह से V3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ यूजिंग द ओम्स लॉ, I इंटू R3। ये हमने यूजिंग ओहम्स लॉ उसको यूज करके लिखा है, ओके। अब देखो यहाँ पर भी I है और यहाँ पर भी I है, अगर मैं उसको कॉमन ले लेता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ इस तरह से, R1 प्लस R2 प्लस R3। जस्ट I को आप कैंसिल आउट करो एंड आपका देखो रिजल्ट आ रहा है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है। ये आपको क्या बताता है कि जब कुछ रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस होती है उनकी वजह से ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होती है वो कैसे आती है, सभी का सम करके। कहने का मतलब अगर जो पहला रेजिस्टर है ये 2 ओहम्स का होता, अगला जो रेजिस्टर है ये मान लेते हैं 3 ओहम्स का है, ये जो रेजिस्टर है इसकी कुछ वैल्यू मान लेते हैं, मान लो ये 10 ओहम का है, तो टोटल इस पूरे सिस्टम की, पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी हो चुकी होगी, तीनों का सम कर दो। 2 + 3 is 5, 5 + 10 इज इक्वल्स टू 15 ओहम्स। इस तरह से आप ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। सीरीज में जस्ट आपने डायरेक्टली ऐड कर देना होता है। अब देखते हैं कि अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा। दिस इज द नेक्स्ट केस, रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आता है, मेजर डिफरेंस, दैट जो करंट अब है हर एक पॉइंट पे सेम नहीं होगा। मान लो यहाँ से अगर 3 एम्पेयर का करंट पास हो रहा है या लेट्स से 6 एम्पेयर का करंट पास हो रहा है, तो हर एक रेजिस्टर में से 6 एम्पेयर का करंट पास हो, इस बार ऐसा नहीं है, बिकॉज इसी 6 एम्पेयर के करंट ने अब 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होना है, ओके।
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तीनों की जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल हुई, फिर तो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक 6 था, 2 एम्पेयर करंट ऊपर से पास हो जाएगा, 2 एम्पेयर यहाँ से, 2 एम्पेयर का करंट यहाँ से। लेकिन रेजिस्टेंस इनकी अलग अलग भी हो सकती है ऑब्वियसली। तो मान लो अगर कम ज़्यादा भी रहेगी तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मान लो इधर से 1 एम्पेयर का करंट पास हो रहा है, R2 में से 2 एम्पेयर, R3 में से 3 एम्पेयर, लेकिन टोटल जो सम है वो आप देख रहे हो इसी के इक्वल रहने वाला है, बिकॉज दिस इज द टोटल करंट 6 एम्पेयर। ओके, बट हाँ इतना हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो इतना करंट है वो अब इनके सम के इक्वल रहेगा, हर एक में इतना इतना करंट पास नहीं करने वाला है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? इस पर पोटेंशियल डिफरेंस हर एक के लिए क्या होने वाला है, सेम रहने वाला है। बिकॉज देखो जो ये पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई, ये अब कॉमन पॉइंट्स हैं R1 के लिए भी, R2 के लिए भी और R3 के लिए भी। ठीक है, सो अगर मैं x एंड y के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा तो वो सभी के लिए वैलिड है, R1 के लिए भी, R2 के लिए भी, R3 के लिए भी। सो अब क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप दोनों तीनों के लिए सेम है, बट करंट की वैल्यूज अलग अलग कंसिडर करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, टोटल जो करंट है ये स्प्लिट हो रहा है 3 पार्ट्स में, तो इसको हमने लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कौन है, जो S में से पास हो रहा है, I2 वो करंट है जो S रजिस्टर में से पास हो रहा है, एंड यहाँ से पास हो रहा है I3 करंट। ओके, यूजिंग द ओहम्स लॉ जैसे होता है V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। I को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर, है ना। तो I को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ V अपॉन आर। I ओवरऑल करंट है और यहाँ पे जो R है ये ओवरऑल रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट की, इज इक्वल्स टू, इसी तरह से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन R1। यहाँ पे अब V1 नहीं कर देना बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप तीनों के लिए इक्वल रहने वाला है। यहाँ पर भी सेम लिखेंगे V अपॉन R2 और यहाँ पर भी V अपॉन R3। अब यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है, V कॉमन है, तो V को कॉमन निकाल के V को अब कैंसिल आउट कर देना आप इस तरह से, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V से यहाँ पे V कैंसिल आउट होगा एंड यू विल गेट योर रिजल्ट, दैट इज 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो रिजल्ट है इसको भी आपको याद रखना है, जब भी पैरेलल में कनेक्शन होगा किसी भी अलग अलग रेजिस्टर्स का तो उनको इस तरह से एडअप किया जाएगा। ये जो R है ये अब ओवरऑल रेजिस्टेंस देगा इस पूरे सर्किट की। द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। पावर जो होती है उसे हम किस तरह से लिखते हैं मैथमेटिकली, या तो इस तरह से रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितना वर्क हुआ अपॉन कितने टाइम में हुआ, राइट। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो जो एलईडी है जो ये है लेट्स से 22 वॉट की, तो जो 22 वॉट है इसको मैं और कैसे समझ सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 22 जूल अपॉन सेकेंड, बिकॉज वर्क डन के जो यूनिट्स होते हैं वो जूल होते हैं और जो टाइम है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, ऐसे यूनिट्स सेकेंड होते हैं। सो अगर ये एक बल्ब है जो एलईडी लाइट है ये 22 वॉट का है, तो इसका मतलब रहेगा हर एक सेकंड में कितना वर्क डन कर रही है, 22 जूल का वर्क डन कर रही है। ये वर्क डन अच्छा कर ही क्यों रही है, कौन सा वर्क डन हो रहा है, देखो इसमें फर्स्टली क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको ये कंज्यूम कर रहा है ना, और उसको ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है इनटू लाइट एनर्जी। लाइट के अलावा थोड़ी बहुत हीट की डिसिपेशन भी हो रही है, चाहे वो अनवांटेड पार्ट है, बट हाँ कन्वर्जन तो डेफिनेटली हो रही है ना। तो यही वर्क डन है उस बल्ब का, हर एक सेकंड में ये 22 जूल का वर्क डन कर रहा है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 22 जूल की एनर्जी को ये क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। 22 जूल्स की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कंज्यूम कर रहा होगा हर एक सेकंड में, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम, कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी वो उसकी पावर होती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2 लाइट बल्ब्स हैं, एक है 9 वॉट का और एक है 18 वॉट का, ये इनकी पावर यहाँ पे आपको मेंशन है। ऑब्वियसली बात है बिकॉज इस बल्ब की जो पावर है वो ज़्यादा है, राइट, इसकी पावर रेटिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, इसलिए अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा पर यूनिट टाइम, और इसके कंपैरिजन में
18 वॉट का जो बल्ब है, इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा आएगा, डबल आएगा एज कम्पेयर टू दिस वन। नाउ लेट्स ट्राई दिस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पावर। एक बल्ब है 18 वॉट का, उसको अगर आपने टोटल 240 घंटों के लिए यूज़ करा तो कितनी बिजली को वो कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंजम्पशन आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो पावर का फॉर्मूला एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। यहाँ से एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या बन रहा है, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू 18 वॉट मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है, 240 घंटे। बट टाइम कैसे यूनिट्स तो सेकेंड्स होते हैं, यहाँ पे हमें टाइम गिवन है आर में, क्या हम इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, द आंसर इज नो, हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों, बिकॉज देखो अगर तो हमें एनर्जी कंज्यूम्ड जो है जूल में फाइंड करनी हो, जो उसके ऐसे यूनिट्स हैं, फिर तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे जूल ऐसे यूनिट है एनर्जी की, वैसे ही टाइम के ऐसे यूनिट सेकेंड्स होते हैं, फिर हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमें आंसर जूल में चाहिए ही नहीं। द रीज़न इज कि जब भी हम बिजली की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो जो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है उसको हम ऑलवेज मेंशन करते हैं इन दिस यूनिट, किलो वॉट आवर में। घरों में भी मान लो जो आपको बिजली का बिल आता है ना, उसमें एनर्जी की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करी हैं वो ये वाली यूनिट्स होती हैं, कितने किलो वॉट आवर की एनर्जी को आपने कंज्यूम किया। तो यहाँ पर भी हम आंसर को किलो वॉट आवर में ही मेंशन करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू 18 को आपने 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर कुछ इस तरह का निकल के आता है, और साथ में ये ज़ीरो, एंड इतने वॉट आर की एनर्जी को आप कंज्यूम कर रहे हो। बट अभी भी ये वॉट आर में है, हमें चाहिए किलो वॉट आर में। तो उसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4.320 इंटू 1000 में इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया 3 डिजिट्स छोड़ के, और 3 ही साथ में जीरोज लगा दी, बिकॉज मुझे पता है अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा आई गेट द सेम रिजल्ट। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ वॉट आर, तो देखो 1000 का मतलब होता है किलो, तो जो ये रिजल्ट है ये कितना बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 4.320 किलो वॉट आर। सो इतने यूनिट्स ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करेगा वो बल्ब टोटल पूरे 240 घंटों में। इसको आप ऐसे इमेजिन कर लो कि अगर रोज के आप 8 घंटे चला रहे हो तो पूरे एक मंथ में इतनी कंजम्पशन होगी, लगभग 4.32 यूनिट्स, ठीक है, लगभग 4.5 यूनिट्स बिजली कंज्यूम हो रही है उस एलईडी बल्ब के द्वारा। सो इलेक्ट्रिक पावर का एक तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिया कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर कह लो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम, एक ही बात है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है पावर का विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो वो भी यहीं से डेराइव होगा। हमने देखा पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब इसी वीडियो में हम एक और फॉर्मूला पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे लिखते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। अब यहाँ से मैं वर्क डन को ऐसे लिख सकता हूँ V इंटू क्यू, एंड इस वैल्यू को अब मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आपका बनता है। पावर इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू अपॉन टाइम। ओके, अब जो ये Q अपॉन T है ये हमें बता रहा है कि कितना चार्ज कितने टाइम में मूव कर रहा है, और यही तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये फॉर्मूला भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। Q अपॉन जो T है दैट इज नथिंग बट I। सो इसको भी मैं चेंज करके लिख रहा हूँ V इंटू I। सो ये रिलेशन बहुत ज़रूरी बनता है पावर का, ये दूसरा फॉर्मूला है। वोल्टेज ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाय करंट, जो किसी भी इक्विपमेंट में से पास हो रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एंड आपके पास उसकी जो पावर है वो मिल जाने वाली है, पावर कंजम्पशन आपके पास निकल के आ जाएगी। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब भी किसी भी चीज़ में से काफ़ी टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट पास होता रहता है तो वो चीज़ गर्म हो जाती है। घरों में आप जितने भी मर्जी इक्विपमेंट्स की बात कर लो, चाहे टेलीविजन है, लैपटॉप है, उसको काफ़ी टाइम यूज़ करते हो तो आप टच करके देखना काफ़ी गर्म हो जाता है। दैट इज़ इन वेरी सिंपल वर्ड्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब हम यहाँ पे इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा एक सर्किट बनाने वाले हैं जिसको हम कह रहे हैं रेजिस्टिव सर्किट। मतलब उसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ एंड सिर्फ एक रेजिस्टर ही लगा हुआ है, एंड साथ में यहाँ पर एक बैटरी है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो जो इसकी एनर्जी है बैटरी की वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी की फॉर्म में यहाँ से डिसिपेट होती जाएगी, हीट एनर्जी को बाहर छोड़ता जाएगा। सो जितनी भी इसकी केमिकल एनर्जी है वो चेंज हो रही है इनटू द हीट एनर्जी, इजंट इट। और इस तरह के सर्किट को जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ रजिस्टर ही लगा है और कुछ भी नहीं लगा, इसको बोला जाता है रेजिस्टिव सर्किट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब कितनी हीट एनर्जी यहाँ से डिसिपेट कर रहा है
उसको सीधा ई लिखने की बजाय पहली बात तो हम कैपिटल एच लिख देंगे, एच मीन्स हीट। ओके, अब इसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, इसको देखते हैं। ओके, डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से होगी, इसकी पावर कंजम्पशन से। पावर कंजम्पशन के हम दो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, एक तो एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है V इंटू आई। तो यहाँ से एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, V इंटू आई इंटू टी। इतनी एनर्जी को ये क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, जो ये रजिस्टर है। ओके, बेसिकली कंज्यूम करने का यही मतलब है कि उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जो भी ये एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है उतनी ही हीट एनर्जी को ये डिसिपेट कर रहा होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि H इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। जितनी इसने E एनर्जी को कंज्यूम करा उतनी ही इसने H एनर्जी को डिसिपेट कर दिया। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि अगर इसने मान लो 10 जूल की एनर्जी को कंज्यूम किया, उसमें से 5 जूल इसने हीट की फॉर्म में डिसिपेट करी, 5 जूल ये लाइट की फॉर्म में निकाल रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता। दिस इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, सिर्फ एक रेजिस्टर है, इसलिए जितनी भी एनर्जी को कंज्यूम करेगा सभी को ये हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देगा। ओके, तो एक तो ये भी फॉर्मूला आपका बन जाता है हीट का, V इंटू आई इंटू टी। या फिर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो, जो ओहम्स लॉ है उसको अगर मैं यूज़ करता हूँ तो यूजिंग द ओहम्स लॉ आई कैन यूज़ V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। अब एस V की वैल्यू को हम यहाँ अगर पुट करते हैं तो H की वैल्यू एक और आपके पास क्या निकल के आती है, I इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई आई इंटू टी। सो H का फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाता है, H इज इक्वल्स टू I का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है।